नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। चुनाव के नतीजे अब आ गए हैं। कुछ सीटों पर अभी बढ़त होगी, कुछ सीटों पर अभी कुछ भी आपको बदलाव आगे दिख सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा परिणामों में बदलाव नहीं दिखेगा। बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ रही है। एनडीए को बहुमत मिला है, यानी अब सरकार चलानी है बीजेपी को, तो नीतीश कुमार टीडीपी के साथ बहुत सोच समझकर चलानी होगी सरकार। नीतीश कुमार को मनाना भी होगा कि भैया आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके बिना सरकार चलाना संभव नहीं है। तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? 2014 282 सीटें अकेले बहुमत के साथ, 2019 303 सीटें अकेले बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आती। तो 2024 में ऐसा क्या हुआ कि आप 250 सीट नहीं पहुंच रहे हैं और कांग्रेस इसे अपनी जीत के रूप में देख रही है। कई बयान हैं, कई बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ नाज़िया इलाही खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। सीधा सा सवाल, कहां गलती रह गई बीजेपी? पैराशूट वाले कैंडिडेट, वहां पर गलती रह गई। जेपी नड्डा जी के बयान, वहां पर गलती रह गई। और कैंडिडेट को चूज करने में जो बहुत भारी गलती हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम सामने देखा जा सकता है। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात जरूर कह सकती हूँ रोहित जी, कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे और वही शपथ लेंगे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि नायडू जी और नीतीश जी या चिराग पासवान, ये सारे के सारे लोग मोदी जी का समर्थन या मोदी जी का साथ कभी ना छोड़ने वाले हैं और ना छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, क्योंकि मैं अभी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ और पश्चिम बंगाल में जब 29 तारीख को मोदी जी ने मेगा रोड शो रैली की थी, तो उन्होंने ये बात संवाद दिया था सारे मीडिया और पत्रकारों के साथ कि सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट आएगा वो पश्चिम बंगाल में इस बार आएगा। और सुबह से जितने भी प्रवक्ता है इंडिया अलायंस के, वो मुझे यही कह करके टारगेट कर रहे हैं, यही बात कह करके टारगेट कर रहे हैं। मेरा जवाब हर जगह एक ही है कि ये पैराशूट वाले कैंडिडेट जो है ना, वो जनता मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैंने तो जीरो ग्राउंड पे काम किया। ये जो राजमाता को उठा करके लेकर आया गया था, बहुत क्रिस्टल क्लियर मैं कह रही हूँ, ये बंगाल की जनता मानने को तैयार नहीं थी। ये जो संदेश खाली की पीड़िता को उठा करके लाया गया, ये बंगाल की जनता मानने को तैयार नहीं थी। टीएमसी में जा करके टीएमसी ज्वाइन करने वाले अर्जुन सिंह और रातों रात फिर बीजेपी ज्वाइन करते हैं और टिकट लेकर चले आते हैं। जनता ने मतलब आपका कहना है कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको तरजीह नहीं दी गई, उसका खामियाजा बंगाल में भुगतना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी जमीनी कार्यकर्ता हैं और जितने भी लोग जो बंगाल में अहम भूमिका निभा रहे थे, जो पिछले 30 साल से अपने पीठ पर लाठी खा रहे थे तृणमूल का, जो 30 साल से जेल जा रहे थे, जो 30 साल से ममता बनर्जी के अत्याचार को बर्दाश्त कर रहे थे, उनको इग्नोर करवाया गया और मोदी जी तक उनको पहुंचाया भी नहीं गया। ठीक। 3 लोगों ने पश्चिम बंगाल का, भारतीय जनता पार्टी के 3 नेताओं ने पश्चिम बंगाल का बेड़ा गर्क किया। नाम? जगन्नाथ मंडल, अमिताभ चक्रवर्ती और एक मुकुल रॉय 2.0। ठीक है। अब लेकिन ये बंगाल की बात हो गई, आपने बंगाल में बहुत अच्छे से बता दिया कि जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करना, और इन 3 नेताओं ने बंटाधार कर दिया बीजेपी का। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले नाज़िया जी, उत्तर प्रदेश में बहुत उम्मीद थी कम से कम 70 सीटों की, वहां पर आप 40 बड़ी मुश्किल से पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का एक फैक्टर था, लेकिन क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की गलती थी या फिर केंद्र सरकार की गलती उत्तर प्रदेश में थी? देखिए, मुझे क्योंकि योगी जी को तो 2022 में जनता जनादेश के साथ लेकर आई थी, उनके चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जिता दिया था। रोहित, मैं लेट मी कंप्लीट। कुछ ऐसे युवा होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गार्जियन पर और फैमिली पर कम विश्वास करते हैं और दोस्तों पर ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी में हो गया था। जो लोग कांग्रेस से आ रहे थे उनको चटमंगनी पट भैया बड़े बड़े प्रोफाइल मिल जा रहे थे, जो लोग टीएमसी से आ रहे थे उनको बड़े बड़े प्रोफाइल मिल जा रहे थे,
आरएसएस को कोई मान्यता नहीं दी जा रही थी, एबीवीपी को कोई मान्यता नहीं दी जा रही थी, उनके जो सजेशंस आ रहे थे उसको कचरे के डब्बे में डाला जा रहा था। और जेपी नड्डा जी का जो बयान था वो बहुत ही खराब तरीके से लिया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठ रहे थे केंद्र में, उनको इस तरीके से अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों पर, और वो भी दूसरे घर से आए हुए, दूसरे जगह से आए हुए को अपना जिगरी दोस्त नहीं बना लेना चाहिए था। आज देखिए पश्चिम बंगाल में सारा का सारा भार जो है, जिम्मेदारी जो है, वो शुभेंदु अधिकारी पर दे दिया गया था, जो पूरी जिंदगी बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो टीएमसी कर रहा था। और अचानक से शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता पश्चिम बंगाल का हो गया। और बाकी जितने भी जो लोग 50 साल से पश्चिम बंगाल में झंडा और डंडा पकड़ रहे थे वो पीछे चले, उनका कोई नाम निशान नहीं था। लेकिन नाजे जी, जो जेपी नड्डा जी का बयान था एक कि अब आरएसएस से बड़ी हो गई है बीजेपी, हमारे कार्यकर्ता हो गए हैं बहुत ज्यादा, हम बहुत बड़ी पार्टी बन गए, आपको लगता है उसके बाद थोड़ा तो नाराजगी है और इस परिणाम ने बता दिया कि आरएसएस के बिना एक कदम चलना मुश्किल है? देखिए, मुझे याद है कि रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में योगी जी से जब पूछा गया था कि कुछ ऐसी बातें उठ रही हैं कि अगर 400 पार हो जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, तो योगी जी ने एक जवाब दिया था, क्या होगा, हम तो योगी हैं, मठ में चले जाएंगे दोबारा। उन्होंने ये जवाब दिया था। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन करके एक हाई प्रोफाइल चेयर लेकर के जिस हिसाब से जेपी नड्डा जी ने आरएसएस को इंसल्ट करने की कोशिश की है, और आरएसएस के जितने भी जो कार्यकर्ता हैं या एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनको जो इंसल्ट करने की कोशिश की अपनी शब्दावली से, उनको माफी मांगनी चाहिए। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के इस देश में जितने भी पुराने लीडर हैं और कार्यकर्ता हैं, और वो मुसलमान नेता जो वाकई में भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको सामने लाने की अब जरूरत आन पड़ी है, शफल करने की जरूरत आन पड़ी है। ठीक है। एक नाजा जी, ये भी बात हो रही है कि हिंदुओं ने जब अब की बार 400 पार का नारा सुना तो उन्होंने कहा ठीक है, मोदी जी जीत रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 400 की बात कर रहे हैं, 350 आएंगे ही आएंगे। वोट करने बहुत कम निकले और मुस्लिमों ने भर भर के वोट किए। क्या ये कारण है बीजेपी की इस हालत के कि मुस्लिमों ने अपनी ठान रखा था कहीं भी रहेंगे वोट डालेंगे जाकर? मुझे फिर से ये सियालकोट याद आ गया। याद होगा आपको कि सियालकोट जब पाकिस्तान में जाने वाला था तो आसाम के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि सारे हिंदुओं निकलना और वोट करना, और इतना वोट करना कि ये पंजाब सियालकोट जो है वो पाकिस्तान में ना जुड़े, वो भारत में रह जाए। लेकिन हिंदू सोए रह गए और उनको लगा कि ये तो भारत का है, भारत में रह जाएगा। और मुसलमानों ने सैलाब किया था, वोटों का सैलाब किया था, और ये वही मुसलमान जो आज भारत में रह करके मोदी जी को गाली दे रहे थे 10 साल से, और फिर पाकिस्तान में सियालकोट चला गया। देखिए, अभी आपको समझ में आया कि इंडी अलायंस, जबकि कांग्रेस अभी भी 90 और 92 पर है, लेकिन फुलझड़ी और पटाखा ऐसे फोड़ रही है जैसे लग रहा है कि 400 पार उसने कर लिया। उस पे आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं राहुल गांधी पूरा लेकर, सब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश सब बैठे, तो उनके बाद बयान पे बात करेंगे, लेकिन अभी इसी पे रहते हैं। नाजे जी, ये भी थोड़ा मुझे बताइएगा कि ये जो हिंदुओं और मुस्लिमों की बात कर रहे थे वोट को लेकर, वोट जिहाद तो हुआ, जहां जिस तरीके से ये चीजें दिख रही हैं, वोट जिहाद हुआ। दूसरी बात मुझे ये समझाइएगा कि एक हिंदुओं को चाहिए क्या? राम मंदिर बन गया, काशी विश्वनाथ बन गया, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, मथुरा बनाने की तैयारी है, 370 हट गया, हिंदुओं को चाहिए क्या? उसके कारण, उसके पीछे का मैं ये कह रहा हूं, अगर 6 मुस्लिम हैं तो 6 के 6 बीजेपी के विरोध में हैं, जो आसपास दिख रहा है। लेकिन अगर 30 हिंदू हैं तो उसमें से 20 होंगे या 15 होंगे जो बीजेपी के पक्ष में और 15 हैं जो बीजेपी के विरोध में है, लेकिन एक भी मुस्लिम विरोध में नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है? और हिंदुओं को चाहिए क्या, और क्या चाहिए? देखिए, मुसलमानों की मेजॉरिटी और मुसलमानों की सोच बड़ी एकजुट होती है। आप देखिए कि जब भी हिंदुओं पर कोई अटैक होता है या सनातनी बेटियों के साथ लव जिहाद होता है या उनका बलात्कार होता है, तो हिंदू पूरे जुट होकर के बाहर नहीं निकलते हैं, बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। लेकिन मुसलमान के हिजाब के लिए या उनकी लुंगी के लिए या उनके मदरसे के लिए, उनकी भलाई के लिए भी अगर बात किया जाए
जमीन जो है वो छोटी पड़ जाती है, पर उनका प्रदर्शन और उनके लोग कम नहीं पड़ते हैं। और दिस इज द रीजन कि पूरे पूरे इंडी अलायंस ने, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी ने, का पूरा एनर्जी मुसलमान वोट पर लगाया था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि अगर हम मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे तो ये सुबह से लेकर शाम तक अंत तक वोटिंग करेंगे हमारे पास खड़े होकर के, और हमारे लिए करेंगे। इसीलिए ये लोग हिंदुओं को गालियां परोस रहे थे और मुसलमानों के पक्ष की बात कर रहे थे। ठीक, अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारी ये बहुत बड़ी जीत है। कैसे मान ले बड़ी जीत है? ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी इन 90 सीट पर कैसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। गांधी परिवार जो कभी पूरे देश की पार्टी हुआ करती थी, 90 सीट ला करके प्रियंका वाड्रा ने येलो कलर की साड़ी पहन ली है, उसके बाद फिर राहुल गांधी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे लग रहा है चार्ली चैपलिन हो रहा है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना खुश क्यों हो रहा है और वो इतना ज्यादा अपने आप को इतना बड़ा नेता क्यों समझ रहा है। अभी मैं खड़क करके कुछ बोल रहा था, मैं उसको भी सुन रही थी। जयराम रमेश जी भी साथ में थे, सोनिया एंटोनियो बेचारी उठ करके चली गई, उनका शरीर ठीक नहीं था, बोल करके गई है। लेकिन राहुल गांधी का जो मतलब एक बॉडी जेस्चर दिख रहा है, जैसे लग रहा है पूरे इंडिया अलायंस को उसी ने जिता दिया। हालांकि अखिलेश यादव के मेहनत को वो सराह ही नहीं रहा है राहुल बाबा, ना ही तेजस्वी के मेहनत को वो सराह रहा है। मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से बोल देना चाहती हूँ कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में लालू प्रसाद के सियासत को भी वो बीट कर जाएगा। वो राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा वो पॉलिटिशियन साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या बढ़ने दिया जाएगा इस गठबंधन में, ये भी तो सवाल है। क्या राहुल के अलावा वो प्रधानमंत्री के लिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है शरद पवार ने, इंडिया गठबंधन में आ जाइए, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, और चंद्रबाबू नायडू को भी कह रहे हैं कि कमान देंगे, बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। देखिए रोहित जी, मुझे ऐसा लगता है नमक स्वाद अनुसार और अकड़ जो है ना वो औकात अनुसार अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी या चिराग पासवान जी या नायडू जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे विश्वासघात वाला काम। और नीतीश ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। लेकिन नाजे, ये नीतीश जी का तो इतिहास रहा है ना, कब पलट जाए क्या पता। नहीं, मुझे नहीं लगता है। और इंडी गठबंधन में जाकर के नीतीश जी अपने आप को फिर से डिफेम और मलाइन होता हुआ तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, स्मृति की हार आप कैसे देख रहे हैं? स्मृति ईरानी लाख वोट से ऊपर से हार जाती है अमेठी में, उनकी हार कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा जी के उस बयान ने कहीं ना कहीं बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो पहुंचा दिया है। और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और अमिताभ चक्रवर्ती की वजह से पश्चिम बंगाल को बहुत बड़ा धक्का, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े पदों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी का बुरा किए। अब ये बताइए, 5 साल चलेगी मोदी सरकार? अरे क्या बात कर रहे हैं अभी आप, ये तो आपने अद्भुत बात कर दी है। जरा सा हम खिसके क्या कि आपने सोच लिया कि अब राहुल बाबा को आप प्रधानमंत्री देखेंगे क्या? अरे भैया, हम कार्टून सीरियल देश में नहीं चलने देंगे, इतना चिंता मत रखिए। कार्टून सीरियल देश में नहीं चलेगा। देश में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। 29 में भी हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को ही लेकर आएंगे और 29 में भारी बहुमत में लेकर आएंगे। लेकिन मोदी मैजिक तो खत्म हो गया ना अब। जो गलतियां हुई हैं, इंसान अपनी गलती से सीखता है। हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। और जितने भी मीर जाफर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हैं, अब उसका होगा सफाया, उसके पीछे से खींचा जाएगा चेयर। तो आपने कहा कि 2029 में भी हम देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर मैं टिप्पणी चाहता हूं, मेहनत में कमी रही क्या आपकी, जो यूपी में सीट नहीं है? और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी के बाद योगी एक ऐसा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री का चेयर संभाल सकता है। केजरीवाल का फिर मंसूबा फेल हो गया, 7 की 7 सीटें हार गए दिल्ली में। हार नहीं था, शराब बड़ी बुरी चीज है रोहित, बड़ी बुरी चीज है। अब देखिए, गाली गलौज भी खिलवा देती है, रोड पर कोई दारू पीकर निकल जाए तो वो लात जुत्ता भी खिलवा देती है, कोई भट्ट होकर के पड़ा रहे तो कुत्ते भी मुंह चाट लेते हैं। शराब की वजह से और शीश महल की वजह से जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल अपनी बेइज्जती खुद किया है, वो बेइज्जती इसकी होनी ही थी। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस हिसाब से भारी मात्रा में 7 की 7 सीटें हमने जीती हैं। और अब मेरी मनोज तिवारी जी से बात भी हुई
मैंने उनको बधाई भी दी। सुषमा बांसुरी स्वराज को भी मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, रिप्लाई भी आया है, थैंक यू नाजिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। खालिस्तानी अमृतपाल की जीत को आप कैसे देख रहे हैं इस देश के लोकतंत्र में? देखिए, हम सबको पता है कि इंडी अलायंस के जोट जो है और उनकी कंपेनिंग पन्नू भी कर रहा था। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर पन्नू भी रो रहा था, पाकिस्तान भी रो रहा था और सीरिया भी रो रहा था, और राहुल बाबा की कंपेनिंग में पाकिस्तान भी जुड़ा था। हमने डॉक्टर इरशाद अहमद को, जो पीएमएल पार्टी पाकिस्तान के जो विधायक हैं, उनको हमने चीखते हुए देखा, हमने फवाद को चीखते हुए देखा। तो ये सारे जिहादी लोगों से और टेररिस्ट लोगों से इंडिया अलायंस का एक अच्छा समझौता है, ये तो सबको पता है। चलिए नाजिया जी, जिस तरीके से आपने अलग अलग मुद्दों पर बात की और अभी कई खबरें हैं, अभी लंबे वक्त तक ये काउंटिंग जो चल रही, परिणाम आने बाकी हैं, तो आगे आपसे जुड़ेंगे, जरूर बातचीत करेंगे अभी जब एक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब आप दर्शकों का नंबर है, आप लोग को ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और बने रहेगा एनएमएफ न्यूज पर। वंदे मातरम, भारत माता की।